साल है 2003। मिडल ईस्ट में एक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। एक अमेरिकन सैनिक जो इस युद्ध का हिस्सा था, रहस्यमय तरीके से वो एक अजीब सी जगह में पहुंच गया। एक ऐसा क्यूब जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण, समय और तापमान पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं। ऐसी हालत में अगर आप खुद को पाए तो क्या करेंगे? फिल्म का नाम है द अबैंडन। ये साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है उस समय से जब इराक में जंग चल रही थी। हमें यूएस सेना की एक टीम दिखाई जाती है जो एक खतरनाक मिशन पर थी। जान बचाने के लिए ये सभी कोई शेल्टर ढूंढ रहे थे। आसपास हर तरफ दुश्मन थे और इनके पास अब गोलियां भी खत्म होने वाली थी। इनका एक साथी मारा गया। वो उसकी लाश को शेल्टर के अंदर लाते हैं, तभी बदकिस्मती से कैप्टन को भी गोली लग गई। खून बहने लगा। लेफ्टिनेंट माइल्स उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से कैप्टन की मौत हो गई। अब माइल्स वहां अकेला रह गया था और यही माइल्स नामी बंदा इस कहानी का मुखिया किरदार है। खैर, वो वहां से भागने लगा रेगिस्तान की ओर, मगर भागते भागते उसे भी एक गोली लगी। वो जमीन पर गिरा। उस समय एयर स्ट्राइक भी हो रही थी। माइल्स आसमान में एक रोशनी को देखता है। लगा उसे कि शायद ये भी कोई मिसाइल हो, मगर वो रोशनी उसकी ओर बढ़ रही थी और फिर वो होश में नहीं रहा। जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को एक बड़े ही अजीब सी जगह में कैद पाता है। ये एक कमरा था, शायद कोई सेल, जिसमें कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। कमरे के हर कोने में ग्रे रंग के पैनल्स थे। माइल्स बड़ी मुश्किल से खड़े होने की कोशिश करता है क्योंकि उसे गोली जो लगी थी। वो आसपास देखने लगा कि शायद वहां से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, मगर ये स्क्वायर आकार के पत्थर ऊपर नीचे हर जगह लगे थे। माइल्स बौखला जाता है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो इस जगह आया कैसे। माइल्स मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसे इतना तो अंदाजा था कि उसे यहाँ लाना, कैद करना दुश्मन का ही काम है और ये जरूर उनका कोई एडवांस टॉर्चर सेल है। लेकिन ये जगह बहुत अजीब थी और ये भी कि दुश्मन के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आई कैसे। खैर, थोड़ी देर कोशिश करने के बाद माइल्स समझ चुका था कि पैनिक करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए वो सबसे पहले अपने गांव पर ध्यान देता है, जिससे खून बह रहा था। गोली उसके पेट में लगी थी। खुशकिस्मत था वो के बच गया। माइल्स के बैग में एक मेडिकल किट थी, जिससे पट्टी निकालकर वो अपने जख्म को बांध देता है ताकि खून रुक जाए। इसके बाद वो अपना रेडियो ट्राई करता है कि शायद उसे किसी का जवाब मिल जाए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तभी उसकी नजर कमरे की छत पर पड़ी, जहां एक पैनल पर अबैंडन लिखा था, जो पहले वहां नहीं था। वो फिर से मदद के लिए चिल्लाता है और अराबिक में कुछ शब्द बोलने की कोशिश करता है कि शायद उसके दुश्मन उसकी बात सुन ले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जब वो फिर से देखता है दीवार पर, तो इस बार अबैंडन आल लिखा होता है और फर्श पर लिखा था सेव द सिनर सॉल। कुछ देर बाद वो शब्द अबैंडन ऑल होप में बदल गया। अब माइल्स को समझ नहीं आता कि इन शब्दों का क्या मतलब है। तभी उस कमरे का टेम्परेचर उसे बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। ये जगह अब धीरे धीरे गर्म हो रही थी। माइल्स अपनी शर्ट और जूते उतार देता है, लेकिन तापमान तेजी से बढ़ रहा था। उसके शरीर से पानी की तरह पसीना बहने लगा। तापमान इतना ज्यादा हो गया कि दीवारों पर इंक पिघलने लगी। उसका पसीना जब जमीन पर गिरता तो तुरंत ही सूख जाता। माइल्स घबराने लगा। उसे लगता है कि शायद वो मर चुका है। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी थी और उसे भ्रम होने लगा। वो अपनी बंदूक उठाकर दीवारों पर गोली चलाता है। ये गर्मी बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाता है और फिर दर्द बर्दाश्त न करते हुए वो बेहोश हो गया। कुछ समय के बाद जब उसे होश आया तो टेम्परेचर नॉर्मल था। माइल्स जल्दी से अपनी बोतल उठाता है ताकि वो पानी पी सके। वो पानी पी ही रहा था कि तभी वो कमरा किसी डब्बे की तरह अचानक से घूमने लगा। माइल्स और उसका सामान दीवारों से टकरा रहे थे, जिस वजह से माइल्स को चोट भी लगती है, बल्कि उसका जो पुराना जख्म था वो और ज्यादा होता गया। कुछ सेकंड्स तक ये ऐसे ही चलता रहा और जब वो रहस्य में कमरा हिलना बंद हो गया तो माइल्स देखता है कि कमरे की पोजीशन बदल गई है, क्योंकि जिन शब्दों को उसने छत पर देखा था अब वो फर्श पर लिखे थे। ये तो हैरान करने वाली बात थी। साथ ही वो देखता है कि उसका कुछ सामान छत से लटक रहा है, यानी अब ये कमरा किसी बड़े से मैग्नेट की तरह भी काम कर रहा था। और इस सब से तो माइल्स के होश ही उड़ गए थे।
पहले वो सोचता है कि ये सपना है। वो अपनी आंखें बंद करके जागने की कोशिश करता है, मगर बदकिस्मती से ये कोई सपना नहीं था, ये सब सच था। वो वाकई इस अजीब से कमरे में फंस चुका था और उसे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। इसलिए सबसे पहले वो खुद को शांत करता है। इसके बाद वो दोबारा से रेडियो ट्राई करने लगा। कुछ देर खामोशी के बाद उसे एक औरत की आवाज तो सुनाई देती है। माइल्स बहुत खुश था, मगर संपर्क बहुत जल्दी टूट गया। वो सोचता है कि शायद ये कमरा सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसे याद आता है कि उसके पास एक सेल फोन भी है जो इस समय छत से चिपका हुआ था। माइल्स को अपने सेल फोन का नंबर याद भी नहीं था, इसलिए वो दूरबीन से उस पर लिखा नंबर देखने की कोशिश करता है और फिर उस नंबर को याद रखने के लिए वो अपने चाकू से उसे जमीन पर लिखने लगा। और तभी अचानक फोन बजने लगा। माइल्स उसे लेने की कोशिश करता है, मगर वो फोन तक पहुंच नहीं पा रहा था। वो अपना जूता पहनता है, लेकिन वो भी छत से चिपक गया। अब वो कुछ और करता इससे पहले ही वो देखता है कि दीवारों पर बर्फ जमने लगी थी, यानी कि इस बार ये जगह ठंडी होने वाली है। माइल्स जल्दी से अपनी शर्ट पहनता है और खुद को सर्दी से बचाने की कोशिश करता है। उसका शरीर जम चुका था। थोड़ी देर बाद तापमान फिर से नॉर्मल तो हो गया, मगर इसने माइल्स को काफी इफेक्ट किया। माइल्स अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कुछ समय के लिए उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था हाइपोथर्मिया की वजह से। तभी दोबारा फोन की घंटी बजती है, लेकिन माइल्स फोन नहीं ले सकता था। अचानक एक अलार्म बजता है और वो कमरा दोबारा से घूमने लगा। इस बात का फायदा उठाकर माइल्स अपना फोन पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल भी रहा, लेकिन तब तक फोन बंद हो गया। माइल्स खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो अपने हेलमेट से एक तस्वीर और गम निकालता है। तस्वीर असल में उसकी पत्नी और बेटी की थी, जो इस समय माइल्स को बहुत याद आ रहे थे। और लग तो यही रहा था कि शायद माइल्स यहीं पर मर जाए। माइल्स को आसपास अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो पूछता है कि इस बार तुम क्या बदल रहे हो, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब माइल्स अपने कॉल लॉग्स देखता है और वो नंबर मिलाता है जिससे उसे कॉल आया था। पहले तो सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता है, लेकिन जल्दी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी आवाज सुनकर माइल्स को खुशी तो बहुत हुई। उसे लग रहा था कि अब उसे मदद मिल जाएगी, लेकिन उस लड़की को खुद मदद की जरूरत थी। वो बहुत घबराई हुई थी। वो माइल्स से कहती है कि मैं एक बंद कमरे में हूँ, एक अजीब सी जगह जो बदलती रहती है। माइल्स उसे कमरे के बारे में और पूछता है। इसके बाद वो समझ गया कि वो औरत भी उसी की तरह ऐसे ही किसी जगह में कैद है। माइल्स उस लड़की को शांत करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि ये कमरा बहुत अजीब है। यहाँ रोशनी का कोई साधन नहीं, फिर भी ये कमरा रोशन है। तो माइल्स अपने शरीर की तरफ देखता है और कहता है कि रोशनी का साधन हम खुद है, जो बहुत ही अजीब था। लेकिन इस कमरे को लेकर वो पहले ही बहुत सी अजीब चीजें देख चुके थे। फिर माइल्स कुछ सवाल पूछता है, जिससे वो उस औरत के बारे में और जान सके। लेकिन वो औरत परेशान हो जाती है और सोचती है कि शायद माइल्स भी दुश्मन के साथ है। इस पर माइल्स गुस्से में उस पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ फंसा हुआ हूँ और जख्मी हूँ। औरत उससे माफी मांगकर कहती है कि हमें मिलकर काम करना होगा। यह औरत अपना नाम डेम्सी बताती है। उसके हिसाब से जब उसे किडनैप किया गया तब वो हाईवे पर थी, ड्राइव कर रही थी। माइल्स बताता है कि उसकी टीम भी हाईवे के पास थी। डेम्सी उसे पूछती है कि तुम आर्मी से हो, तो माइल्स उस पर शक करने लगा कि उसे ये बात कैसे पता। डेम्सी उसे यकीन दिलाती है कि ये उसका अंदाजा था, क्योंकि जिस तरह से वो सवाल पूछ रहा है ऐसे कोई मिलिट्री वाला ही पूछ सकता है। तभी डेम्सी दर्द से चिल्लाने लगी। उसी समय माइल्स को भी कुछ महसूस होने लगा, जैसे कोई नजर न आने वाली शक्ति उसे खींच रही हो। दरअसल कमरे में दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गई थी और माइल्स किसी चुंबकीय की तरह जमीन से चिपक गया। डेम्सी के साथ भी यही हो रहा था। फिर एक अजीब सा शोर सुनाई दिया और माइल्स डेम्सी को चेतावनी देता है कि कमरा फिर से घूमेगा। इस बार घूमने के साथ साथ कमरा छोटा भी हो गया था। ये देखकर माइल्स के होश उड़ गए। वो दीवार को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो देखता है कि कमरा पहले से छोटा हो चुका है। ये देखकर उसे पैनिक अटैक आ गया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। तब डेम्सी उसे शांत रहने के लिए कहती है। वो बताती है कि उसका कमरा भी छोटा हो गया। तब माइल्स को समझ आता है कि उनके साथ एक जैसी चीजें ही हो रही है, यानी वो दोनों आसपास ही कहीं है। उसका ध्यान अपने फोन पर भी जाता है, जिससे सिर्फ शॉर्ट रेंज में ही फोन कॉल्स हो सकती थी। इसका मतलब कि डेम्सी उसके करीब है। माइल्स दीवारों पर कुछ शब्द देखता है जो किसी और भाषा में थे, जैसे चाइनीज, लैटिन और पुर्तगीज। माइल्स डेम्सी को बताता है कि यहाँ आने से पहले उसने एक अजीब सी रोशनी देखी थी। तो डेम्सी कहती है कि जब वो हाईवे पर थी उसने भी ऐसी ही एक रोशनी देखी। माइल्स को लगता है कि वो लोग अभी भी इराक में है, मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि डेम्सी तो यूएस में थी।
उसे पकड़ना और फिर यहाँ लाना ये इतने कम समय में कैसे मुमकिन हुआ? ये सब सुनकर डेम्जी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो इराक में नहीं थी उसके हिसाब से। साथ ही उसे ये बात भी समझ नहीं आती कि अगर ये काम दुश्मनों का है तो उन्होंने डेम्जी को क्यों पकड़ा है, क्योंकि वो खास व्यक्ति तो नहीं बल्कि एक स्कूल में मैथ टीचर है। माइल्स चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। वो डेम्जी से पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला, तो डेम्जी कहती है कि ये मेरे कमरे की दीवार पर लिखा हुआ आया। ये सुनकर माइल्स हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपना नंबर फ्लोर पर लिखा था जो डेम्जी को उसके कमरे में दिखाई दिया। यानी कि जो भी शब्द वो अपने दीवारों पर देख रहे थे वो किसी और ने अपने कमरे के दीवारों पर लिखे थे जो उन्हें नजर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ इन दोनों के अलावा कई और लोग भी है। तभी माइल्स को किसी और की कॉल आती है जो उससे पुर्तगीज भाषा में बात कर रहा था। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। कहता है कि हम नहीं जीत सकते, हमें मरना होगा क्योंकि हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। माइल्स को उसकी बात समझ नहीं आती इसलिए वो कॉल काट देता है, जिसके बाद वो वापस से डेम्जी को कॉल करता है। अब जब माइल्स अपने गांव पर बैंडेज लगा रहा था तो वो डेम्जी से पूछता है कि क्या उसे किसी इक्वेशन के बारे में पता है, लेकिन डेम्जी को कोई इक्वेशन नजर नहीं आती दीवारों पर। डेम्जी समझना चाहती थी कि आखिर उन्हें ही क्यों चुना गया। वो बताती है कि मैं एक मैथ टीचर हूँ और एक सोल्जर के साथ इंगेज थी, लेकिन वो एक बुरा इंसान था क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अजीब था। माइल्स भी उसे बताता है कि उसका भी अपनी पत्नी के साथ रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं। माइल्स दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ता है। वहाँ पर कुछ साल लिखे हुए थे जो 1951 से 2007 के बीच थे। माइल्स को लगता है कि शायद ये कोई रैंडम नंबर्स है क्योंकि उसके लिए तो ये साल 2003 था। जब डेम्जी को पता चला कि माइल्स स्मार्टफोन यूज नहीं करता, उसे सेल्फी के बारे में भी कुछ पता नहीं, तो वो हंस देती है। लग रहा था जैसे डेम्जी साल 2023 से हो और माइल्स अतीत से, मगर ये मुमकिन कैसे है? अचानक कमरा चमकने लगा और एक ऐसी खतरनाक आवाज निकलती है जिससे माइल्स वहीं तड़पने लगा। उसके कानों से खून बहना शुरू हुआ। फिर वो अपनी घड़ी में देखकर समझ जाता है कि ये कमरा अब ज्यादा जल्दी घूम रहा था। वो अपने हाथ पर टाइम लिखता है और फिर दर्द से अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगा, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो कमरा और भी छोटा हो चुका था। डेम्जी के साथ भी यही सब हो रहा था, लेकिन इस बीच डेम्जी इस कमरे का एक राज जान गई थी। वो बताती है कि माइल्स, वो और बाकी कई सारे लोग एक ही जगह में कैद है, मगर वो अलग अलग समय में है क्योंकि वो साल 2023 में है जबकि माइल्स 2003 में। इसलिए उन्हें जो भी शब्द इन दीवारों पर नजर आते हैं ये हम सभी देख सकते हैं, मगर वो लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते। डेम्जी माइल्स को दीवार पर कुछ लिखने के लिए कहती है जो दूसरी तरफ डेम्जी पढ़ रही थी। डेम्जी कहती है कि शायद ये कोई अलग ही डायमेंशन है और यहाँ से निकलने के लिए उन्हें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना होगा। माइल्स बताता है कि वो भी मैथ में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे स्कूल से लगाव नहीं, इसलिए वो आर्मी में आ गया क्योंकि उसके पिता भी आर्मी में थे। माइल्स बहुत थक गया था इसलिए उसकी आंखें बंद होने लगी तो डेम्जी उसे जागने के लिए कहती है। उसका कभी ब्लड लॉस भी हो चुका था। उस समय माइल्स को अपने बैग से अरबिक डिक्शनरी मिल गई। वो देखता है कि दीवार पर लिखे कुछ शब्द उस डिक्शनरी में भी लिखे थे। वो उन शब्दों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है जिससे एक इक्वेशन निकलकर बाहर आया। डेम्जी ये इक्वेशन जानती थी। ये एक मशहूर मैथमेटिशियन का काम था जो हायर डायमेंशन को स्टडी करते थे, लेकिन वो इसे कभी पूरा नहीं कर पाए। एक बात तो साफ हो गई कि इन्हें यहाँ लाने वाले कोई इंसान नहीं बल्कि कोई उन्नत एलियन सभ्यता थी। शायद यहाँ फंसे किसी और इंसान को भी समझ आ गया था कि ये एलियंस उनसे कोई जवाब चाहते हैं जो इस इक्वेशन के जरिए ही मिलेगा। माइल्स समझ जाता है कि यहाँ जो भी लोग फंसे हैं वो मैथ के बारे में जानते हैं, इसलिए एलियंस ने उन्हें चुना और यहाँ ले आए। या ये भी हो सकता है कि वो इंसान को फिजिकली और मेंटली अच्छे से समझना चाहते थे। माइल्स और डेम्जी जब उस इक्वेशन को सॉल्व करने में लगे थे तो तभी कोई उसे मिटाने लगा। माइल्स जल्दी से इक्वेशन का कुछ हिस्सा अपने हाथ पर लिखने में तो सफल रहा, पर शायद यहाँ कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि वो इक्वेशन को सॉल्व करे। अब डेम्जी माइल्स को बताती है कि वो मैथ में काफी अच्छी है, उसके पास एक हायर डिग्री है, लेकिन वो एक टीचर की जॉब करती है क्योंकि उसके पति को ये नहीं पसंद कि उसकी पत्नी उससे ज्यादा स्मार्ट लगे। वो माइल्स से पूछती है कि क्या जंग ने उसकी जिंदगी बदल दी, क्या कभी उसने किसी अपने को नुकसान पहुंचाया है। माइल्स कहता है कि जंग इंसान को जानवर बना देती है। वो ये भी समझ गया था कि डेम्जी का फियांसे उसे अब्यूज करता है। वो अपने पिता के बारे में बताता है जो उसी की तरह थे और वो अक्सर माइल्स की माँ को मारा करते थे।
खैर ये सब बहुत पुरानी बात है। इस बीच डेम्जी को इक्वेशन के बारे में क्लू मिल गया। वो माइल्स को इक्वेशन दीवार पर लिखने के लिए कह दी है। तभी दोबारा से कमरे की ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गई। माइल्स का शरीर दीवार से चिपक जाता है। इस बार ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा थी कि माइल्स के शरीर में लगी गोली भी बाहर आ जाती है। कुछ मिनट्स के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। माइल्स का थोड़ा खून भी बह गया था और इस सब से उसका सर घूम रहा था। माइल्स अपना फोन उठाता है जिसकी स्क्रीन अब टूट चुकी थी। कुछ ही देर में कमरा दोबारा से घूमने लगा और माइल्स देखता है कि कमरा और भी छोटा हो गया। अब पैनिक की वजह से माइल्स को सांस नहीं आ रही थी। वो डेम्जी को कॉल मिलाता है और आखिरकार उसने कॉल उठा ली। लेकिन ये डेम्जी नहीं, कोई और व्यक्ति था जो माइल्स से कहता है कि हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए, हमें बलि देनी होगी। माइल्स को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो कॉल काट देता है। तभी उसका डेम्जी से संपर्क हुआ। वो कहती है कि उसका एक हाथ टूट गया है, फोन में बैटरी भी कम बची है, शायद वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। माइल्स समझ गया था कि डेम्जी भी उस आदमी से बात कर चुकी है। डेम्जी कहती है कि शायद ये एलियन हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हैं ताकि ये जान पाए कि हम इनके लिए खतरा तो नहीं, इसलिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी चाहिए। इससे वो समझ जाएंगे कि हम होशियार है। वैसे ये अजीब है क्योंकि एलियंस धरती पर ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं देख सकते, जिससे वो ये अंदाजा लगा ले कि इंसान काफी इंटेलिजेंट है। खैर माइल्स कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना ही होगा। वो ये भी बताता है कि ये कमरा उनके इमोशंस की वजह से मूव कर रहा है। अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले तो वो इस कमरे पर भी कंट्रोल पा सकते हैं। तभी अचानक लाइट्स बंद हो गए और माइल्स को अपने पिता के फ्लैशबैक्स आने लगे, जिससे वो इमोशनली काफी टॉर्चर हो रहा था। वो चिल्लाकर एलियन से कहता है कि ये सब रोक दो, मैं हार मानता हूँ। वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी बंदूक उठाता है और अपनी ही जान लेने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं धीरे धीरे अपने पिता की तरह बन रहा हूँ, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता। वो खुद को याद दिलाता है कि उसे अपने पिता की तरह नहीं बनना, इसलिए वो बंदूक नीचे रख के डेम्जी से संपर्क करता है, जिसे भी अपनी जिंदगी के बुरे ख्याल आ रहे थे। जिस दिन वो हाईवे पर निकली थी उस दिन वो दरअसल अपने फियांसे से भाग रही थी, जिसने उसे मारने की धमकी दी थी। लेकिन रास्ते में उसे वो रोशनी दिखाई दी और वो यहाँ पहुंची। डेम्जी माइल्स से पूछती है कि क्या उसने कभी अपनी पत्नी को तकलीफ दी है। माइल्स कहता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन इस बारे में वो सोचता जरूर था। ये सुनकर डेम्जी को उससे नफरत होने लगी, इसलिए वो कॉल काट देती है। तभी उसे उस दूसरे आदमी की कॉल आती है। वो कहता है कि हमें लैब के चूहों की तरह बर्ताव रखना चाहिए। अगर हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर दी तो ये एलियंस हमें खतरा समझ लेंगे। तभी दोबारा अलार्म बजता है और कमरा और भी ज्यादा छोटा हो गया। इस बार तो माइल्स हिल भी नहीं पा रहा था। अब अगर एक बार और ये कमरा छोटा हुआ तो ये सभी इसमें कुचले जाएंगे। डेम्जी दोबारा माइल्स को कॉल करके वही सवाल पूछती है तो माइल्स कहता है कि उसने कभी भी अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे ऐसे ख्याल आए जरूर थे, मगर वो खुद को रोकता था ताकि अपने पिता जैसा ना बन जाए। माइल्स डेम्जी से कहता है कि उसे इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ से आजाद हो जाना चाहिए क्योंकि वो इस लायक नहीं है। माइल्स उसे कहता है कि जब वो यहाँ से निकले तो उसके परिवार को ढूंढकर उन्हें जरूर बताए कि वो उनसे कितना प्यार करता है। अब डेम्जी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करती है, जिसमें माइल्स भी उसकी मदद कर रहा था और जवाब आता है 1। वो इस जवाब से कमरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो चिल्लाकर कहती है कि मेरा जवाब 1 है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि एक इंसान किसी के लिए खतरा नहीं हो सकता। ये जवाब पूरी इंसानियत के लिए है, यानी जब भी इंसानों पर कोई खतरा आएगा तो वो एक साथ उसका मुकाबला करेंगे। माइल्स उसे चिल्लाकर जवाब बोलने को कहता है तो डेम्जी कहती है कि पूरी इंसानियत का जवाब 1 है और शायद एलियंस भी ये देखना चाहते हैं कि क्या इंसान आपस में लड़ना बंद करके एक साथ काम कर सकते हैं। तभी एक रोशनी होती है और वो कमरा अपने आप छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। डेम्जी और माइल्स एक दूसरे को देख पा रहे थे और वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे, हर उम्र के, जो अलग अलग समय से थे। शायद ये एक अलग ही डायमेंशन था। खैर एक रोशनी चमकती है और माइल्स देखता है कि वो वापस उसी जगह आ गया था जहाँ जंग हो रही थी। वो उठकर अपने साथियों के पास जाता है। काफी जख्मी हो चुका था वो। उसके साथी और बाकी लोग आसमान में कुछ देख रहे थे और सभी बहुत डरे हुए थे। माइल्स भी ये नजारा देखकर घबरा गया। हमें नहीं दिखाया जाता वो क्या है, पर ऐसा लग रहा था जैसे एलियंस ने धरती पर आक्रमण कर दिया हो। और इसी के साथ द अबैंडन फिल्म का अंत होता है दोस्तों।